सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम करेंगे हमारी क्लास 11th इंग्लिश युवक भारती की पोएम नंबर 2.2 दैट इज़ द सोवर बाय ट्यूरोदुत। और ये पोएम उन्होंने लिखी है। और आज की वीडियो में हम इसके करेंगे सारे सारे जितने भी क्वेश्चन आंसर्स है, आइस ब्रेकर से लेकर ब्रेनस्टॉर्मिंग के एंड क्वेश्चन तक, और साथ ही में थोड़ा पोएम का एक्सप्लेनेशन भी देखते हुए चलेंगे कि पोएट ने क्या बताया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। पोयम के नाम से आपको सजेस्ट हो रहा है कि द सोवर। सोवर का मतलब होता है जो एक बीज बोते हैं, अपन लोग सो करते हैं, बीज को जमीन में बोते हैं, उसको बोलते हैं सो करना। तो सोवर मतलब जो बीज को बोने वाले से आप बोल सकते हो एक फार्मर, किसान। तो उससे रिलेटेड है कि मतलब दुनिया आगे चलती रहती है, कितना भी होती रहती है, लेकिन जो बेचारा एक आप फार्मर जैसे हमने एग्जांपल लिया, वो एक चीज़ को सो कर देगा। तो सो करने के बाद बहुत टाइम बाद उसका रिजल्ट आता है। हमारी पोयम है जो 2.1, जो मैंने आपको पिछले पिछले वीडियो में कराए थे। अगर आपने नहीं देखा उसके भी क्वेश्चन मैंने अच्छे से प्रोवाइड किया हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हो उसके प्लेलिस्ट का। तो उस पोयम में आपको ये बताया गया था द चेरी ट्री के अंदर कि मतलब पोएट ने पेड़ लगा दिया था, बीज बो दिया था सबसे पहले, और 8 साल लगे थे उसको एक सक्सेसफुल ट्री बनने के लिए। तो जैसे पोएट को बहुत पेशेंस रखना पड़ा, तो वही पेशेंस यहाँ पे बताया गया कि एक सोवर के अंदर कितनी पेशेंस होती है कि मतलब लोग वर्ल्ड आगे चले जाता है, लोग मतलब बहुत इम्पेशेंट रहते हैं, लेकिन जो एक सोवर है तो बहुत पेशेंस रहता है, और कैसे उसको उसका ग्रेट अचीवमेंट एंड में मिलता है। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत कर पोएम की हमारे क्वेश्चन आंसर की शुरुआत करते हैं। आइस ब्रेकर्स पे आ जाए सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर। मेक अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। ये वर्ड रजिस्टर है आपके लिए, ग्रामर के टॉपिक रहेगा, 8th 9th में रहेगा आपको। मैंने सबसे पहले वीडियो दूसरे वीडियो में आपको बताया था वर्ड रजिस्टर पूरी डिटेल में, यहाँ पे भी थोड़ा सा बता देता हूँ। वर्ड रजिस्टर आपको एक ग्रामर में टॉपिक है, जिसका मतलब है आपको एक वर्ड दिया रहेगा और आपको उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें उसमें आती है वो सब आपको मेंशन करना पड़ता है। जैसे अगर आपको स्कूल एक वर्ड दे दिया गया तो उसके अंदर जितनी भी चीज़ें आती है, जैसे आप बोल सकते हो टीचर्स, स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, हेड्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, एचओडी आप बोल सकते हो, बेंच, डेस्क, चौक, कबर्ड, ये सब चीज़ें रहती है। यूनिवर्स का अगर आप एग्जांपल लोगे तो यूनिवर्स में आ जाता है आपका सन, प्लैनेट, मून्स, अर्थ, मीटियोरॉइड, एस्टेरॉइड, ड्रॉप प्लैनेट। तो ये होता है वर्ड रेस। तो ऐसे एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या आ सकता है आप डाल सकते हो अच्छे से, एनिमल, एरिड, एग्रेन, एक्रेस। और हाँ, वर्ड रजिस्टर करने में आपको ये याद रखना पड़ता है कि आप जो वर्ड रजिस्टर कर रहे हो वो अल्फाबेटिकली ही होना चाहिए, मतलब अल्फाबेट के हिसाब से आने चाहिए। जैसे ए बी ए आर ए सी, तो सबसे पहले आएगा आपका ए बी, बीच में आएगा ए सी, फिर आएगा आपका ए आर से कोई वर्ड की शुरुआत हो रही है। तो ये आपको याद रखना पड़ता है वर्ड रजिस्टर करते हुए। ये देखो सब पूरा रिलेटेड पूरा ए टू जेड दे दिया गया, आप चाहो तो इधर से रेफर करके कोई अच्छे से लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम आ जाते हैं। डिस्कस एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय अ फार्मर। जैसे हमने एग्जांपल लिए थे शायद पोएम को समझने के लिए, तो देखिए एक फार्मर क्या करता है, सबसे प्लाइंग करता है, खोदता है, सोइंग करता है, बीज डालता है, मैन्यूअल वीडिंग करता है, उसके बाद फिर रिपिंग कर देता है, खत्म काम। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करेंगे हम। इन आवर कंट्री इंजीनियरिंग, डिग्री एंड मेडिकल फील्ड आर मच sought after other professions occupations, they though they make a significant contribution do not get their due। मतलब मैक्सिमम लोग हमारे इसमें या तो इंजीनियरिंग ले जाएंगे, या तो टीचिंग ले जाएंगे, तो मेडिकल ले जाएंगे। बहुत कम लोग हैं, जैसे आप लोग एग्रीकल्चर जाते हो। जैसे अगर एग्रीकल्चर में अगर आपको जाना था तो क्लास 12th साइंस आपने दिया, उसके बाद आपको एग्जाम रहता है एमएसटी सीटी, महाराष्ट्र सीटी का एग्जाम रहता है, वो आपके लिए फार्मेसी, इंजीनियर और एग्रीकल्चर के लिए रहता है। तो वो आप एग्जाम देते हो, उसमें आपको अच्छे से रैंक करना पड़ता है। तो आप ऐसे इंजीनियरिंग के कॉलेज, या तो फार्मेसी के कॉलेज, या तो आप एग्रीकल्चर कॉलेज जा सकते हो। तो वही बताया गया है कि मतलब बहुत कम लोग ऐसी जगह पे जाते हैं, ज़्यादातर सब लोग इंजीनियरिंग, डॉक्टर, वो सब के लिए ही जाते हैं। तो देख लेते हैं आप कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत हमारे देश को बढ़ाने में आगे काम करती है, लेकिन उनको उनका ड्यू नहीं मिल पाता, उनको उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती है। सबसे पहले आपके लिए दिया हुआ है फार्मर, हाईली अनप्रेडिक्टेबल इकोनॉमिक गेन्स। मतलब पूरे देश को बेचारा वही चला रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को वो कर रहा है, लेकिन इतना नहीं मिलता उसको इकोनॉमी से। कंजर्वेंसी वर्कर्स, जो वर्कर जो बिल्डिंग बनाते हैं इसमें हम लोग रहते हैं, उनको भी नहीं होता है। रीजन आप लिख सकते हो फटाफट, वेटेरिनेरियन, एनिमल बाइट्स, सेल्स पर्सनल, फैक्ट्री वर्कर्स। आप फटाफट सीधा आंसर ऐसे लिख सकते हो, आपको वैसे ब्लैंक में दिया रहता है। एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, फिल इन द बॉक्सेस सपोर्टिंग दिस स्टेटमेंट। मतलब एग्रीकल्चर जो है वो इंडिया का बैकबोन है, इंडिया की इकोनॉमी का। अब आपको पता रहेगा अब जाके जब सब नई नई चीज़ें आ गई, बिग डेटा ये सब, वरना सबसे पहले इंडिया का यही काम रहता था कि इंडिया में सिर्फ एग्रीकल्चर ही होता था। ब्रिटिश से पहले भी इंडिया में सिर्फ एग्रीकल्चर होता था, वो तो बाद में ब्रिटिश आया तो वो लोगों ने ट्रेड चालू किया, ये वो किए थे।
बार्टर सिस्टम जैसे आपको पता पहले चलता था, एक मुट्ठी आप वो दोगे राइस तो एक मुट्ठी आपको दाल मिलेगी, इन रिटर्न में आपको कुछ चाहिए रहता था। तो वो आपको डिस्क्राइब करने का आंसर आप फटाफट ले सकते हो इसका स्क्रीनशॉट। एग्रीकल्चर जनरेट्स रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट्स, इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू एवरीवन इन्वॉल्व इन द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। एग्रीकल्चर मेक्स इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स। अब आपको रहेगा तो सबसे बड़ा जो ट्रेडर है, आप बोल सकते हो पल्सेस राइस ये सब का, वो इंडिया है। ओके, चाहे कितने बड़ा यूएसए वीएसए भी क्यों ना हो, कुछ नहीं है, इंडिया ही सभी को सप्लाई करता है ये सब चीज़ें। अब भले से वो लोग ऑर्गेनिक बना रहे हो, लेकिन इंडिया सबसे पहले सबसे सबसे ज़्यादा ट्रेड इंडिया का ही था इन सब चीज़ों में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, दैट इज A1। देर आर अ नंबर ऑफ चैलेंजेस इन अ फार्मर इन इंडिया फेसेस, डिस्कस विथ योर फ्रेंड हाउ इट इज पॉसिबल टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ फार्मर्स। तो ये है मतलब वो लोग क्या प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं और सोल्यूशन जो आप उनसे प्रोवाइड करना चाहते हो। आंसर देख लेते हैं फटाफट। वाटर स्कैसिटी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, क्रेडिट एंड इनडेप्टनेस, मतलब वो लोग क्रेडिट लोन लेते हैं बेचारे लोग पहले, उसके हिसाब से ज़मीन लेते हैं, उसके बाद वो लोग करते हैं काम। लैंड इश्यूज, क्लाइमेटिक चेंजेस, सोशल ग्रुप्स, लैक ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, यस, डाइवर्सिफिकेशन, मार्केट रिस्क, बस ये थी उनकी प्रॉब्लम्स और आपने सॉल्यूशन देख ही लेंगे। नेक्स्ट, द पोएट हैज ऑब्जर्व द सोवर क्लोजली, एक्सप्लेन योर ओन वर्ड्स द रेवरेंस द पोएट हैज फॉर द ओनर। मतलब पोएट ने सोवर के ऊपर पूरी पोएम लिखा है, तो उन्होंने जाहिर सी बात है उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में उसका ऑब्जर्वेशन लिया होगा। तो पोएट मतलब उसको क्यों इतना वो रिस्पेक्ट दे रहे पोएम में, वो आपको बताने का। तो आंसर देख लेते फटाफट। The poet notices the sower for the first time when the twilight sets in. The sower captures the poet's attention because the working hours are over, but the sower is still working hard in the field. As the poet continues to observe the sower, he realizes that the sower is committed to his work. मतलब जैसे अभी आप जो नॉर्मल लोग, आपके पेरेंट्स भी अगर जॉब पे जाते होंगे तो एक टाइम रहता होगा 9 to 6, 9 to 5, 9 to 8, इतना रहता होगा। लेकिन जो फार्मर रहते हैं उनको बेचारे लोगों को जब चाहे वो लोग अपनी ज़मीन में लोगों को काम करना ही पड़ता है, चाहे सुबह हो, शाम हो, रात हो या आधी रात हो, उनको काम करना ही पड़ता है। आधी रात में आके सुबह पानी डालना पड़ता है पूरी खेत को। तो यही चीज ने पोएट का अट्रैक्शन खींच लिया था उनके प्रति। तो ये है, देखिए एकदम अच्छे से पूरा प्रोवाइडेड है आपको। फॉर द पोएट द एक्शंस ऑफ द सोवर आर डिग्निफाइड बिकॉज ही नोज दैट द सोवर वाज नॉट ओनली सोइंग for himself but for everyone else. He persevered so that others could enjoy the fruits of his hard work. The poet's respect for the sower increases manifold and he sees the sower as being tall enough to touch the skies. Next question, the poet is prompted to call the sower an august personality, which means one has reached the highest position in his workplace. Explain this using the following point. Hard work. Hard work के माध्यम से हमारे सुअर को कैसे हमारे पोएट ने वो बताया है। तो the sower is termed as an august personality by the poet for his absolute commitment towards his craft. The sower's diligence can be seen when he continues to work well beyond the working hours. Though the daytime is over, the sower maintains a calm and patient attitude and carries on with his work. हार्ड वर्क के माध्यम से ऐसे बताया गया है। सेकेंड है परसिवियरेंस, परसीव करके रखा है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अच्छे से, ब्रेनस्टॉर्मिंग में ऑलरेडी बहुत क्वेश्चंस है। पोएम अगर आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या है। नेक्स्ट, डेडिकेशन, डेडिकेटेड है, बहुत टाइम बाद वो लोग को फार्मर्स को अपना रिजल्ट मिलता है, लेकिन वो मिलता है और डेडिकेटेड है अपने वर्क के थ्रू, इसलिए वो बेचारे बिना वर्किंग आवर्स के भी वो काम करते हैं। पिक आउट एग्जांपल्स ऑफ एलिट्रेशन फ्रॉम द पोएम एंड राइट देम डाउन। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था एलिट्रेशन क्या होता है। इनकेस अगर आपने नहीं देखा हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई, जाके देख सकते हो। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मैंने बता दिया था एलिट्रेशन का और भी जो फिगर्स ऑफ स्पीच है उनका। ये आपको एक टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच होता है। शॉर्ट आपको इसका मैं बताना चाहूँगा जो लोग पहली बार ये वीडियो को देख रहे रहेंगे। एलिट्रेशन एक फिगर ऑफ स्पीच होता है आपका, जिसके अंदर मतलब एक लेटर जो है A B C D E F, ये सब जो लेटर है आपके A से लेकर Z तक, अगर वो पोएम की एक लाइन में बार बार रिपीट होते हो तो वो हो जाती है, वो लाइन आपके लिए बन जाती है एलिट्रेशन। और रीजन आपका रहता है यर द लेटर डैश, जो भी लेटर रिपीट हो रहा है इज रिपीटेड फॉर बेटर पोएटिक इफेक्ट। ये रीजन हमेशा सेम रहेगा सभी के लिए। और मतलब बहुत अच्छी पोएटिक इफेक्ट लिए पोएट ने ऐसा काम किया है। और एक टिप देना चाहूँगा आपको मैं, हर पोएम की हर एक लाइन आपके लिए एलिट्रेशन होती है। इनकेस अगर आपको पूछा एलिट्रेशन मतलब इनकेस आपको एग्जाम में पूछा है कि बताओ कोई सी फिगर ऑफ स्पीच, आप कोई सी भी लाइन उठा देना पोएम में और डाल देना कि दिस लाइन इज एन एलिट्रेशन। सिर्फ आपको ढूंढना रहेगा कि कौन सा एक लेटर है जो बार बार रिपीट हो रहा है, और आप डाल सकते हो कि द लेटर डैश इज रिपीटेड फॉर बेटर पोएटिक इफेक्ट। S रिपीट हो रहा है यहाँ पर, D रिपीट हो रहा है, तो ये आप देख सकते हो एग्जाम्पल दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, सीम्स टू टच द स्टेरी स्काई। द पोएट हैज यूज्ड वर्ड इमेजरी, डिस्क्राइब द आइडिया एंड पिक आउट अदर सिमिलर एग्जांपल फ्रॉम द पोएम। ऐसे क्वेश्चन आप सिर्फ रेफर कीजिएगा, ज़्यादा नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एन अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम कंसिडरिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। अप्रिसिएशन मेरा रूल है, मैं आपको एक न्यू वीडियो में अच्छे से प्रोवाइड करता हूँ पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आपको डिस्क्रिप्शन उसकी लिंक दी रहेगी, क्लास 11th अप्रिसिएशन चैप पोएम अप्रिसिएशन, आप उसमें जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका अप्रिसिएशन जल्द से जल्द। ओके, वरना अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखे होंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ ही गया होगा, नहीं किया होगा तो प्लीज़ कर दीजिएगा। समरी ऑफ द पोएम यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स, आपको समरी नहीं आता बिल्कुल भी, पोएम से रिलेटेड नहीं आता आपको बिल्कुल भी, इसलिए आप इसको रेफरेंस के लिए रखिए। समरी आपको पोएम का नहीं आता, आपको समरी आता है चैप्टर का, दैट इज, एंड वो भी आपको आता है अनसीन पैसेज का, क्लास 11 क्लास 12 दोनों के लिए। क्लास 11 में आपको 3 मार्क्स के लिए आता है, क्लास 12 में आपको 4 मार्क्स के लिए आता है। तो देखिए इतना बड़ा समरी है, जितनी बड़ी पोएम नहीं उससे बड़ा समरी है, मतलब जितने की मुर्गी नहीं उतने का मसाला हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट, कंपोज अ पोएम ऑन फार्मर इन 4 to 6 एंड कंटिन्यूएशन ऑफ द फॉलोइंग। चलो पोएम बनाना आपको 11th और 12th दोनों में है कंपोज अ पोएम, लेकिन ऐसे टाइप का नहीं आता, आपको सिर्फ बोल देता है कि फार्मर पे बनाना तो बना दो, लेकिन ये ऐसा नहीं देता ही स्वेट्स डैश, ही डज नॉट स्वेट डैश, ऐसा नहीं दिया रहता, आपको खुद से पूरा कंपोज करना रहता है। तो आपको बोल देगा कि सिर्फ एक पोएम आप अपने से बनाओ 4 से 6 लाइन का, कोई सा भी टॉपिक आप रख सकते हो, या तो आपको राइम स्कीम में बनाया तो राइम स्कीम में बनाया, या तो फ्री वर्ड्स यानी कि बिना राइम स्कीम के बनाया, वैसा भी बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेजिन दैट यू आर अ फार्मर फ्रॉम अ ड्राउट प्रोन एरिया। ड्राउट प्रोन एरिया मतलब यहाँ पे सूखा पड़ गया हो, बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही हो, जानवर बेचारे एकदम सुस्त हो गए हो और पानी बिल्कुल भी नहीं है। डेजर्ट एरिया मतलब राइट अ लेटर टू अ न्यूज़पेपर एडिटर, डिस्कस द प्रॉब्लम, सजेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन। क्लास 11 क्लास 12 लेटर राइटिंग आपको नहीं है, ईमेल राइटिंग है, आप रेफरेंस के लिए देख सकते हो, रेफर मत कीजिएगा इस पर बिल्कुल भी। ये मेरे ख्याल से अब आपका एप्लीकेशन ऑफ इंग्लिश के लिए आ गया है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 7 पे अब हम आ जाते हैं। एग्रीकल्चरल इज द प्रिंसिपल ऑक्यूपेशन इन महाराष्ट्र दैट हैज मैनी करियर अपॉर्चुनिटीज। तो ये है आपके लिए एग्रीकल्चरल इन महाराष्ट्र। और अभी खास तौर से अभी आप अगर आप क्लास 12 में आओगे तो आपको एक चैप्टर है वॉयेजिंग टुवर्ड्स एक्सीलेंस, नहीं आपको क्लास 11th में ही एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1.3 दैट इज कॉल ऑफ द सॉइल दैट इज सेंट। उसमें जो मतलब जो लेखक है, मतलब हमारे जो राइटर है, वो एक स्पेशली एक आईआईटी है, मतलब आईआईटी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उन्होंने काम किया था, उन्हें बहुत एक अच्छी जगह पे जॉब मिली थी विद बेस्ट पैकेज, लेकिन उनको मतलब अपने ज़मीन के प्रति लगाव था, तो वो अपनी उस जॉब को छोड़ने के बाद वापस से आते हैं, फार्मर करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, और कास्बा राइस जो मतलब बहुत फेमस लेकिन अभी इंडिया में बनता नहीं है, वो उसको उगाते हैं और उसको सेल करते हैं। तो ये वो चैप्टर है आपके क्लास 11th में ही है, थर्ड, वो भी मैं आपको अच्छे से अगली वीडियो में लेके आ जाऊँगा। तो ऐसे मतलब महाराष्ट्र का एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा माना जाता है, और उसके अंदर करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आपको देखने का है। आंसर देख लेते हो, डू इट योर सेल्फ, सबसे बेस्ट आंसर। मतलब आपको इंटरनेट इज माई फ्रेंड से रिलेटेड ये सब क्वेश्चन देते हैं आपको। विजिट योर कॉलेज लाइब्रेरी, आगे नहीं आपके लिए रहेगा डू इट के स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज अटेंड दीज क्वेश्चंस ऑन देयर ओन। ओके, वे हैव रिक्वेस्ट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन द ग्रीन रेवोल्यूशन एंड व्हाइट रेवोल्यूशन इन आवर कंट्री। ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन मतलब वो है, ग्रीन रेवोल्यूशन के मतलब जो हमारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स उनको कैसे बढ़ाना, और व्हाइट रेवोल्यूशन आपको इससे रिलेटेड रहता है मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। क्लास 11th साइंस में आपको रहेगा ये चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, उसके अंदर रिलेटेड आपको अच्छे से पूरा रहेगा साइंस के अंदर, ग्रीन रेवोल्यूशन व्हाइट रेवोल्यूशन पूरे डिटेल में। नहीं भी है तो फिर आपको कोई इतना लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने मेरे ख्याल से 9th या 10th में आपने पढ़े रहेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन एंड व्हाइट रेवोल्यूशन अच्छे से। देख सकते हैं यहाँ पे एडवांटेजेस क्या है उसके ग्रीन रेवोल्यूशन के, डिसएडवांटेजेस क्या है, फिर व्हाइट रेवोल्यूशन है डेयरी प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए, मिल्क प्रोडक्शन को करने के लिए, उसके डिसएडवांटेजेस। सो दैट्स इट गाइस, इसी के साथ मैंने आपका जो पोएम नंबर 2.2 दैट इज द सोवर, सोवर अच्छे से सुनिएगा प्लीज प्रोनाउंसिएशन को। तो ये मैंने पोएम आपका कंप्लीट करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज आइस ब्रेकर से लेकर क्वेश्चन नंबर A8 ब्रेन स्टॉर्मिंग का एंड तक, जो आपको योर सेल्फ का था, सिर्फ एक क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड किया, बाकी आपको अच्छे से पूरा दे दिया है। तो अगर आपको कोई से भी डाउट होगा किसी क्वेश्चन से भी रिलेटेड, आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। और मैंने साथ ही में आपको बहुत एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिया हूं। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा प्रोवाइड हुआ, आपको ऐसा लगा हो अंदर से मन से, और आपको लगा हो कि आपको जनरल नॉलेज कुछ अच्छा मिला और कुछ नया इन्फॉर्मेशन अगर आपको इस वीडियो के थ्रू प्रोवाइड हुआ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उन्हें भी हमारे चैनल के बारे में बताइए, और अपना लव एंड सपोर्ट चैनल को दिखाते रहिए। और ऐसे ही मैं आगे आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस और बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर और उनका एक्सप्लेनेशन लेके आते रहूँगा। तो टिल देन अगले वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए, गुड बाय एंड टेक केयर, एंड अपने नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा, एंड ऑल द बेस्ट अगर आपके कोई एग्जाम आ रहे हो तो। बाय।